महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय और उपस्थित विद्वजन, मैं जो लोग हमको जानते होंगे उनको पता है कि मैं काव्य न रच पाता हूँ, न काव्य पाठ कर पाता हूँ। हाँ, मैं ताली बजाने का काम उससे अच्छा करता हूँ। मैं ताली बजाता हूँ, बजा रहे हैं, इसीलिए कहा था बजाने। ये न बजे तो कौन लिख पाता है और कौन सुना मैं पाता ताली बजाने के लिए ही आया हूँ। लेकिन इन्होंने, सत्यम जी ने एक मैसेज डाला था कि 26 जनवरी के पूर्व संध्या पर काव्य पाठ होना है, तो 26 जनवरी के आसपास की उसमें चर्चा करना चाहूँगा। आप लोगों से बहुत पॉलिटिक्स के स्टूडेंट रहे होंगे। मेरा विषय लॉ रहा है, मैंने लॉ की पढ़ाई की है, तो थोड़ा सा उधर में जाऊंगा। एक, आप लोग बचपन से ही नोटों पर, एक गवर्नर थे, बहुत दिन तक रहे, रिजर्व बैंक के गवर्नर बी रामा राव। बी रामा राव करीब 10 साल गवर्नर रहे, और उस समय ज़्यादा नोटें नहीं छपती थी, पुरानी नोटें सर्कुलेशन में रहती थी, तो काफ़ी लोगों को याद होगा बी रामा राव। बी रामा राव के बड़े भाई थे BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। ये बहुत विद्वान व्यक्ति थे। मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ। हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी। गणतंत्र केवल इसलिए कि हमारा राज्य हो गया, जनता का राज्य हो गया, तो हम इस खुशी में गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र इसलिए कहा गया कि पहले भी भारत में गणतंत्र रहे, बज्जी गणतंत्र, लिच्छवी गणतंत्र, जो पहले से आप अध्ययन कर लें, गणतंत्र रहे, तो इसलिए हम लोग इसका नाम गणतंत्र हम लोगों को अच्छा लगा, हमारे संविधान निर्माताओं को, तो रखा गया। BN राव का नाम मैंने इसलिए लिया कि आज हम जो जानते हैं कि हमारा गणतंत्र हमारे संविधान के अनुरूप चल रहा है, संविधान के सहारे चल रहा है, तो ये संविधान के निर्माण में मूल व्यक्तियों का जो नाम है, जिन्होंने मेहनत किया, जो उन्होंने बनाया, उनका नाम हम लोग नहीं जानते हैं। करीब 300 लोगों ने 14-15 मुख्य बैठकें की, काम तो चला करीब 2.25 वर्ष, तब जाके हमको मिला ये संविधान। लेकिन BN राव साहब की खूबी ये थी कि 47 में जब बर्मा आज़ाद हुआ था, तो बर्मा का संविधान भी इन्होंने ही ड्राफ्ट किया, BN राव ने। और जब हमारे यहाँ संविधान सभा बनी, तो संविधान सभा के अंतर्गत कई समितियां बनना शुरू हुई। 12 जनवरी को ही प्रस्ताव पारित हो गया था, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव पारित किया कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या होना चाहिए। बैठकें होती रही। 29 अगस्त को 47 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष बनाए गए BR अम्बेडकर। लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी को भी एक राय देने के लिए सलाहकार की जरूरत थी, तो BN राव को सलाहकार बनाया गया ड्राफ्टिंग कमेटी का। हालांकि ड्राफ्टिंग कमेटी जो काम कर रही थी, उस पर भी एक थर्ड आई रखा गया है, उसके ऊपर भी एक वो बनाई गई। उसके जो हैं अय्यर साहब के यहाँ से, कृष्णा अय्यर साहब थे, उनको बनाया गया। मंगलोर के रहने वाले थे। बंगलोर और मंगलोर में अंतर है, बंगलोर दूसरी जगह है, मंगलोर दूसरी जगह है। मंगलोर के थे कृष्णा रामा अय्यर, तो उनके ऊपर उनको रखा गया था। BN राव जी इतने काबिल व्यक्ति थे कि उनको संविधान
ड्राफ्टिंग कमेटी का उनको सलाहकार बनाया गया और उनकी काबिलियत इससे आगे स्पष्ट होती है कि जब संविधान हमारा बन गया तो उनको संयुक्त राष्ट्र सभा में सिक्योरिटी काउंसिल में हमारा भारत का प्रतिनिधि बनाया गया और वहाँ इतना उन्होंने अच्छा काम किया, लोग उससे प्रभावित हो गए थे कि यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी के लिए उनका पद नामित किया गया। ये भारत के लिए, जो भारत वही पैदा हो रहा था, उसके लिए विश्व फलक पर ये बहुत बड़े गर्व की बात होता है। तो जीवन पर्यंत वहाँ के जज बने रहे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के। तो आज हम बी.एन. राव की चर्चा इसलिए करना चाहते हैं कि वास्तव में जो लोग संविधान को बनाए उनकी चर्चा कोई करता नहीं है, न जानता है। तो बी.एन. राव के लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग एक ताली बजा दें, कम से कम ये हो। नहीं, हम लोग यहाँ खोलिए आपने नहीं, हम तो जानते भी नहीं थे कि बी.एन. राव इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ताजिंदगी रहे। बाबा साहब के अलावा इस समय कौन स्मरणीय है? बाबा साहब का योगदान निश्चित रूप से था, लेकिन कृष्णा अय्यर के लिए उन्होंने कहा है, जो ये अय्यर साहब को उन्होंने कहा है कि वो मुझसे ज्यादा काबिल थे। अच्छा। और वो संविधान सभा में हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी को चेक नहीं करते तो पता नहीं हम कहाँ डिरेल हो गए हो। तो उनके शब्द है बी.आर. अम्बेडकर के। अय्यर साहब इतने एग्जाम लेता है, इतिहास में उनका नाम बहुत स्वर्ण अक्षरों में, पता नहीं क्यों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होना चाहिए। हेड थे उसका, पूरी कमेटी के हेड थे। मैं बताऊं आपको उस कमेटी के पूरे हेड थे। मैं बताऊं, जब संविधान के लिए सभा बैठी 9 दिसंबर को 46 में, तो एक परंपरा के अनुसार ये कहा गया कि जो सबसे सीनियर, एक मिनट में जरूरी फोन है, हेलो, ये हुआ कि सबसे सीनियर व्यक्ति जो है और जो हम लोगों में काबिल हो उसको अस्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया जाए। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी सबसे सीनियर थे, उनकी उम्र सबसे ज़्यादा थी, पहली बात। दूसरे बहुत काबिल थे। बंगाल से बिहार का निर्माण उन्होंने ही करवाया था। इतने बड़े वो क्रांतिकारी भी थे, बहुत योग्य नेता थे वो, निस्संदेह वहाँ सबसे योग्य थे लगभग। तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी तौर पर 9 दिसंबर को बना दिया गया था। 11 तारीख को फिर सभा बैठी और उस सभा में सर्वसम्मत से राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। उनके अध्यक्ष बनने में पृष्ठभूमि में सरदार पटेल की बहुत बड़ी भूमिका थी और यही कारण था कि जब हिंदू कोड बिल का नंबर आया तो सरदार पटेल के साथ राजेंद्र बाबू खड़े रहे और राजेंद्र बाबू के खड़े रहने का पारितोषिक ये हुआ कि राष्ट्रपति पद के लिए राजेंद्र बाबू को रखा गया। ये पीछे की एक कहानी है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री आप पढ़े हैं तो उसमें सब डे बाय डे, जे.बी. कृपलानी ने तो डे बाय डे का लिखा हुआ है। कृपलानी ने उसको एकदम एक दिन का लिखा हुआ है कि कैसे उनकी बड़ी भूमिका थी कृपलानी जी की। कृपलानी जी नहीं रहते तो सारे लोग संगठित भी नहीं रहते उस सभा में। तो ये हमारा संविधान बना। बहुत अच्छा। और ये जो सरकार है, इन्होंने तो 75 वर्ष पूरे होने पर एक स्लोगन दिया हुआ है, स्वर्णिम भारत, विकास और विरासत, विरासत और विकास। तो भारत तो हमारा स्वर्णिम रहा है। संविधान सभा का ही जब निर्माण हुआ था सन 46 में, उस समय 6.5 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था संविधान के निर्माण पर। 6.5 करोड़। आप सोच लीजिए कि पैसे की क्या कमी थी। जितने लोग थे क्रांतिकारी लोग, इतने हैसियत वाले थे कि सब ब्रिटेन जाकर के पढ़ाई किए। खान अब्दुल गफ्फार खान तक गए थे वहाँ पढ़ने के लिए, सब लोग गए पढ़ने। तो पैसे थे तब तो। बी.आर. अम्बेडकर गए विदेश में पढ़ाई करने, सब लोग गए थे पढ़ने, पैसे की कमी नहीं थी। संविधान तो जब बना हमारा तो 6 महीने तक पब्लिक डोमेन में रहा। लोग अपना उसके ऊपर आपत्ति देते थे, उसका निराकरण होता था। करीब 3000 से अधिक आपत्तियों का निराकरण हुआ और इन लोगों ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। अगर आप पढ़े तो अवस्थी सर तो लॉ ग्रेजुएट है ही है, मैं जानता हूँ, बाकी और लोग भी होंगे आप लोगों में। इन लोगों ने क्या किया कि चूंकि बाहर पढ़े हुए थे तो सबकी बुद्धि जरा ब्रॉड लेवल पर फैली हुई थी। इन लोगों ने सभी देशों के संविधान को एक जगह इकट्ठा किया। मुख्य रूप से 10
और 10 संविधान में से मुख्य मुख्य जो अच्छी चीजें थी उसको इकट्ठा करके एक जगह कर दिया। इसके अलावा उसमें हुआ ये था कि भारत में 2 तरह से राज्य हुआ। जब सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी तो कंपनी के लिए चार्टर इशू होते थे, वहां से चार्टर के हिसाब से चलता था। और जब हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 में, तो 58 में सरकार को पता चल गया वहां के कंपनी नहीं सरकार चला रही है, कंपनी व्यापार नहीं करे, कंपनी तो वहां सरकार चला रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो अब शासन को अपने हाथ में लेंगे। तो इसके लिए 1876 में एक वहाँ संसद में प्रस्ताव पारित किया गया और ब्रिटेन की साम्राज्ञी को विधिवत भारत का राजा बना दिया गया। तो 1876 से अब चार्टर की जगह अब चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सेक्रेटरी बना करके वहाँ बैठा दिया गया था ब्रिटेन की पार्लियामेंट में कि भारत को देखो, तो अब यहाँ से वहाँ से ऑर्डर जारी होने लगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जारी होने लगे। एक्ट जारी होते होते जो 1935 का हुआ, 1935 थोड़ा सा समय है कि आप लोगों का 2 मिनट और नहीं, ज्यादा नहीं समय नहीं, ज्यादा समय हो गया। ठीक है, इतिहास कम समय तक रुकेंगे तो ज्यादा लोग सुन लेंगे तो अच्छा लगेगा। अब पूरे समय तो नहीं मैं देख पाएंगे कर रहा हूँ। हाँ, तो कम आपने समय गोष्ठी देंगे। है भाई। 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ उसमें भी 296 के आसपास धाराएं थी, 10 अनुसूचियां थी। तो ये 10 किताबों के अलावा जो कुछ बचा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ले लिया गया। तो हमारा जो संविधान बना उन 10 देशों के संविधान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का मिला हुआ रूप है, इसके अलावा कुछ नहीं है।